सभी को नमस्ते। मैं जतिन चौहान, आप देख रहे हैं स्टडी विद जतिन। गाइस, इसमें हम डी फार्मा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के चैप्टर फर्स्ट जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेसी है, इसको हम कुछ टॉपिक के माध्यम से डिटेल में समझेंगे। टॉपिक्स जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेसी, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट्स, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी लॉ, हिस्ट्री ऑफ ड्रग लेजिस्लेशंस एंड फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया, स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस, ड्रग इंक्वायरी कमेटी 1930, रिकमेंडेशंस ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमेटी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ एंड लास्ट टॉपिक इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मींस एमसीक्यूज। गाइस, ये सभी टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेसी, यानी कि फार्मेसी का परिचय के बारे में बात करेंगे। जैसे कि फार्मेसी इज अ हेल्थ साइंस प्रोफेशन फोकस्ड ऑन डिस्कवरिंग, प्रिपेयरिंग, डिस्पेंसिंग एंड मॉनिटरिंग मेडिकेशंस टू इंश्योर देयर सेफ, इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल यूज, ब्रिजिंग केमिस्ट्री एंड हेल्थ साइंस टू गाइड पेशेंट्स ऑन प्रॉपर ड्रग थेरेपी। यानी कि फार्मेसी एक हेल्थ साइंस प्रोफेशन है जो दवाओं की खोज, तैयारी, वितरण और निगरानी पर फोकस करता है ताकि उनका सुरक्षित, प्रभावी और किफायती इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा सके। यह केमिस्ट्री और हेल्थ साइंस को जोड़कर मरीजों को सही दवा थेरेपी के बारे में गाइड करता है। Pharmacists are drug experts who interpret prescriptions, compound medicines, provide patients counseling and offer clinical services, working in hospitals, communities and research with roles ranging from traditional compounding to modern patient care। यानी कि फार्मासिस्ट दवा विशेषज्ञ होते हैं जो प्रिस्क्रिप्शन समझते हैं, दवाएं बनाते हैं, मरीजों को सलाह देते हैं और क्लिनिकल सेवाएं देते हैं। वे अस्पतालों, समुदायों और रिसर्च में काम करते हैं और उनकी भूमिका पारंपरिक दवा बनाने से लेकर आधुनिक मरीज की देखभाल तक होती है। अब देखते हैं कोर फंक्शंस ऑफ फार्मासिस्ट, यानी कि फार्मासिस्ट के मुख्य कार्य। जैसे कि ड्रग प्रिपरेशंस एंड डिस्पेंसिंग, यानी कि दवा तैयार करना और देना, क्रिएटिंग एंड गिविंग आउट मेडिकेशंस इंक्लूडिंग टैबलेट्स, कैप्सूल्स एंड स्टेराइल सॉल्यूशंस, यानी कि टैबलेट, कैप्सूल्स और स्टेराइल सॉल्यूशन सहित दवाएं बनाना और देना। नेक्स्ट फंक्शन इज पेशेंट काउंसलिंग, यानी कि मरीजों को सलाह देना, एजुकेटिंग पेशेंट्स ऑन हाउ टू टेक ड्रग्स, पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स एंड मैनेजिंग कंडीशंस, यानी कि मरीजों को दवाएं लेने का तरीका, संभावित साइड इफेक्ट्स और बीमारियों को मैनेज करने के बारे में बताना। नेक्स्ट फंक्शन इज ड्रग इन्फॉर्मेशन, यानी कि दवाओं की जानकारी, provides crucial details about medications including what they treat, how they work, dosages, side effects and safety, helping professionals and patients use them effectively and safely for various conditions like pain, infections or chronic disease। यानी कि यह दवाओं के बारे में जरूरी जानकारी देते हैं जिसमें वे किस बीमारी का इलाज करती हैं, वे कैसे काम करती हैं, डोज, साइड इफेक्ट और सुरक्षा शामिल हैं, जिससे प्रोफेशनल और मरीज दोनों ही दर्द, इन्फेक्शन या पुरानी बीमारियों जैसी अलग अलग स्थितियों के लिए उनका असरदार और सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट फंक्शन इज क्लिनिकल सर्विसेज, यानी कि क्लिनिकल सेवाएं, ऑफरिंग वैक्सीनेशंस, हेल्थ स्क्रीनिंग्स एंड मैनेजिंग क्रोनिक डिसीज लाइक डायबिटीज, यानी कि टीकाकरण, हेल्थ स्क्रीनिंग और डायबिटीज जैसी पुरानी बीमारियों को मैनेज करते हैं। अब इसमें देखते हैं की साइंस इन्वॉल्व्ड, यानी कि इसमें शामिल मुख्य विज्ञान देखेंगे कौन कौन से होते हैं, या हम इसे बोल सकते हैं कि कौन कौन से फील्ड होते हैं। जैसे कि फर्स्ट इज फार्माकोलॉजी, द स्टडी ऑफ हाउ ड्रग्स वर्क इन द बॉडी, इसमें हम ये जानते हैं कि दवाएं शरीर में कैसे काम करती हैं। नेक्स्ट इज फार्मास्यूटिक्स, डेवलपिंग ड्रग्स इनटू सेफ एंड यूजेबल फॉर्म्स लाइक टैबलेट्स और कैप्सूल्स, इसमें दवाओं को सुरक्षित और इस्तेमाल करने लायक रूपों में विकसित करना होता है, जैसे कि टैबलेट और कैप्सूल्स। नेक्स्ट इज फार्माकोग्नोसी, एनालाइजिंग नेचुरल मेडिसिन्स, यानी कि इसमें प्राकृतिक दवाओं का विश्लेषण करना होता है। नेक्स्ट इज मेडिसिनल केमिस्ट्री, डिजाइनिंग न्यू ड्रग मॉलिक्यूल्स, यानी कि इसमें नए दवा मॉलिक्यूल्स डिजाइन करने होते हैं, जैसे कोई नया ड्रग बनाना, कोई नई दवा बनाना, ये सब इसमें शामिल होते हैं। अब इस पे देखेंगे प्रैक्टिस सेटिंग्स, यानी कि आमतौर पर इनके क्या कार्य होते हैं, यानी कि जो फार्मासिस्ट होता है वो कहाँ कहाँ पर काम कर सकता है। इसमें पहले नंबर पर आता है कम्युनिटी और रिटेल फार्मेसी, डिस्पेंसिंग टू द पब्लिक ऑफन इन प्राइवेट फार्मेसीज, जैसे कि इनका काम होता है आम लोगों को दवा देना। जो ये कम्युनिटी और रिटेल फार्मेसी होती है ये एक तरीके की प्राइवेट फार्मेसी होती है, जैसे आप लोग जगह जगह पर मेडिकल स्टोर देखते हैं हॉस्पिटल से अलग, वे सब कम्युनिटी और रिटेल फार्मेसी में ही आते हैं। अब नेक्स्ट नंबर पर देखते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी, प्रोवाइडिंग केयर विद इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज ऑफन मोर क्लिनिकली फोकस्ड, इनका काम होता है हेल्थ केयर सुविधाओं के अंदर देखभाल करना, अक्सर इनका ज्यादातर फोकस्ड क्लिनिकली होता है। नेक्स्ट नंबर पर आता है इंडस्ट्री,
यानी कि इंडस्ट्री में भी काम कर लेते हैं, जैसे कि रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी कार्य करते हैं, और जहां दवाई बनती है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होते हैं, वहां पर भी कार्य करते हैं। ये सभी जगह हो गई जहां पर फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं। इनसे अलग फील्ड भी हो गई, जैसे कि ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं अगर जो उनकी अच्छी क्वालिफिकेशन है। मार्केट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भी काम कर सकते हैं, जो कि कंपनी के सेल्समैन के तौर पर काम करते हैं। अब देखते हैं रोल ऑफ द फार्मासिस्ट, यानी कि फार्मासिस्ट की भूमिका क्या होती है। Pharmacists are crucial healthcare professionals ensuring optimal health outcomes through medication management, acting as drug treatment experts। यानी कि फार्मासिस्ट जरूरी हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं जो दवा मैनेजमेंट के जरिए सबसे अच्छे हेल्थ नतीजे पक्का करते हैं, और ड्रग ट्रीटमेंट एक्सपर्ट के तौर पर भी काम करते हैं। दे कंबाइन साइंटिफिक नॉलेज विद पेशेंट केयर टू गाइड ट्रीटमेंट एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, यानी कि वे साइंटिफिक जानकारी को मरीज की देखभाल के साथ मिलाकर ट्रीटमेंट को गाइड करते हैं और पब्लिक हेल्थ केयर को बेहतर बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जैसे कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, यानी कि पंजीकृत फार्मासिस्ट क्या होता है। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मीन्स अ पर्सन हुज नेम इज फॉर द टाइम बीइंग एंटर्ड इन द फार्मेसी रजिस्टर ऑफ स्टेट इन विच he or she is residing or carrying out his or her profession or business of pharmacy for time being। यानी कि पंजीकृत फार्मासिस्ट का मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम उस राज्य के फार्मेसी रजिस्टर में दर्ज किया गया है जिसमें वह रह रहा है या कुछ समय के लिए फार्मेसी का अपना पेशा या व्यवसाय कर रहा है। द फार्मेसी एक्ट प्रोवाइड्स ऑथोरिटी टू PCI टू मेंटेन अ फार्मासिस्ट रजिस्टर टू रेगुलेट द फार्मेसी प्रोफेशंस, यानी कि फार्मेसी अधिनियम PCI को फार्मेसी व्यवसाय को विनियमित करने के लिए फार्मासिस्ट रजिस्टर बनाए रखने का अधिकार प्रदान करता है। ये तो हमने समझा कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट क्या होता है। अब हम इसमें देखेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, यानी कि फार्मासिस्ट का पंजीकरण। जैसे कि द रजिस्टर कंटेन्स द फॉलोइंग। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फार्मासिस्ट इज द प्रोसेस बाय विच अ क्वालिफाइड इंडिविजुअल इज ऑफिशियली लाइसेंस्ड टू प्रैक्टिस द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, यानी कि फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक योग्य व्यक्ति को आधिकारिक तौर पर फार्मेसी के पेशे का अभ्यास करने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। दिस इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट डिजाइंड टू रेगुलेट द प्रोफेशन, इंश्योर पब्लिक हेल्थ सेफ्टी एंड मेंटेन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। यह एक अनिवार्य आवश्यकता है जिसे पेशे को विनियमित करने, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और पेशेवर मानकों को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट क्या होता है। अब इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं गवर्निंग बॉडीज की, यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट या फार्मासिस्ट के पेशे को कौन रेगुलेट करता है। जैसे कि इन इंडिया द प्रोफेशन इज प्राइमरली रेगुलेटेड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया मींस PCI, अ स्टैट्यूटरी बॉडी दैट सेट्स द मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड्स, यानी कि भारत में इस पेशे को मुख्य रूप से फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि PCI द्वारा विनियमित किया जाता है, जो कि एक वैधानिक निकाय है जो न्यूनतम शिक्षा मानक निर्धारित करता है। The actual registration and maintenance of the register of pharmacist is handled by the state pharmacy councils means SPCs in each respective state, यानी कि फार्मासिस्टों के रजिस्टर का वास्तविक रजिस्ट्रेशन और रख रखाव प्रत्येक संबंधी राज्य में राज्य फार्मेसी परिषदों यानी कि SPCs द्वारा किया जाता है। The SPCs also forward the names of all registered individuals to the PCI for inclusion in the central registration of pharmacists, यानी कि SPCs सभी पंजीकृत व्यक्तियों के नाम सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट में शामिल करने के लिए PCI को भी भेजते हैं। ये हो गई गवर्निंग बॉडीज। अब देखते हैं द रजिस्टर कंटेन्स द फॉलोइंग, यानी कि रजिस्टर करने में निम्नलिखित बातें शामिल होती हैं। जैसे कि फर्स्ट इज फुल नेम एंड रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट्स, यानी कि पंजीकृत फार्मासिस्ट का पूरा नाम और आवासीय पता होना चाहिए। सेकेंड इज डेट ऑफ फर्स्ट एंट्री और एडमिशन ऑफ फार्मासिस्ट इन रजिस्टर, यानी कि रजिस्टर में फार्मासिस्टों की पहली प्रवेश या प्रवेश की तिथि होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जो फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है उसकी जो भी उसने कोर्स किया है D फार्मा या B फार्मा, उसमें किस तारीख में उनने एडमिशन लिया था वो डेट इसमें होनी चाहिए। थर्ड इज क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज फार्मासिस्ट सच एज डिप्लोमा इन फार्मेसी मीन्स D फार्म, बैचलर ऑफ फार्मेसी मीन्स B फार्म, यानी कि फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण के लिए योग्यता होनी चाहिए जैसे कि डिप्लोमा इन फार्मेसी मीन्स D फार्म या बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी कि B फार्म। फोर्थ इज प्रोफेशनल एड्रेस अलोंग विद नेम ऑफ एम्प्लॉयर इफ एम्प्लॉयड, यानी कि यदि वो नौकरी कर रहा है तो उस मालिक के नाम के साथ व्यावसायिक पता होना चाहिए। फिफ्थ इज हैव अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स, यानी कि वो फार्मेसिस्ट 18 साल का पूरा हो जाना चाहिए। सिक्स्थ इज हैव कंप्लीटेड द मैंडेटरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप रिक्वायरमेंट्स एसोसिएटेड विद देयर कोर्स,
यानी कि फार्मासिस्ट को अपने कोर्स से संबंधित अनिवार्य व्यवहारिक प्रशिक्षण या इंटर्नशिप आवश्यकताओं को पूरा किया हो। 7th is for D Pharma candidates from the 2022 to 2023 batch onwards, passing the diploma in pharmacy exit examinations is also a prerequisite for registration। यानी कि 2022-2023 बैच और उसके बाद के डी फार्मा उम्मीदवारों के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट परीक्षा पास करना भी रजिस्ट्रेशन के लिए एक शर्त है। ये जो एग्जिट एग्जाम है ये 2022 और 2023 बैच और उसके बाद वालों के लिए कंपलसरी बोला है पीसीआई ने। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि जब तक पीसीआई एग्जिट एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाती है तब तक डी फार्मा वालों का रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए, लेकिन वो तभी तक वैलिड रहेगा जब तक एग्जिट एग्जाम कंडक्ट नहीं होता है। एग्जिट एग्जाम के कंडक्ट होने के बाद जो भी उसमें पास होगा केवल उन्हीं का ही रजिस्ट्रेशन रिन्यूएबल हो पाएगा। गाइज ये तो हो गई रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त क्या क्या बातें शामिल होती हैं। अब देखते हैं द प्रोसीजर फॉर अ पर्सन टू बी रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट और एज, यानी कि किसी व्यक्ति को फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत होने की प्रक्रिया इस प्रकार है। जैसे कि अंडर सेक्शन 33 ऑफ फार्मेसी एक्ट द पर्सन हु वांट्स टू गेट रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट शुड सबमिट एन एप्लीकेशन इन प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा, यानी कि फार्मेसी अधिनियम की धारा 33 के तहत जो व्यक्ति फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत होना चाहता है उसे निर्धारित परफॉर्मा में आवेदन जमा करना होगा। इसमें फर्स्ट पे आ जाती है एप्लीकेशन सबमिशन, यानी कि आवेदन जमा करना। द एप्लीकेंट सबमिट्स अ प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशंस फॉर्म अलोंग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड फीस टू द रजिस्ट्रार ऑफ द स्पीसीज, यानी कि जो आवेदक है उसे निर्धारित आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों और शुल्क के साथ एसपीसी के रजिस्ट्रार को जमा करना होता है। अब इसमें देखेंगे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। जैसे कि इसमें एज कंप्लीट होनी चाहिए 18 ईयर्स की, मिनिमम 5 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ होना चाहिए यानी कि कोई आईडी होनी चाहिए जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, हॉस्पिटल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए जितने समय का मांगा गया हो, प्रोविजन सर्टिफिकेट होना चाहिए यानी कि प्रावधान प्रमाण पत्र, प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए यानी कि ऑल ईयर मार्कशीट जैसे कि इंटरमीडिएट मार्कशीट यानी कि 12th, हाई स्कूल मार्कशीट यानी कि 10th और डिप्लोमा या डिग्री जो भी है उसकी भी मार्कशीट होनी चाहिए। ये तो हो गए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो कि हमें वहां सबमिट करने होते हैं। अब इसके बाद आती है प्रोसेस में स्क्रूटिनी एंड वेरिफिकेशन, यानी कि जांच और सत्यापन। द रजिस्ट्रार और एन अपॉइंटेड ट्रिब्यूनल स्क्रूटिनाइजेस द एप्लीकेशन एंड वेरीफाइज द प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि रजिस्ट्रार या एक नियुक्त न्यायाधिकरण आवेदन की जांच करता है और प्रदान किए गए दस्तावेजों का सत्यापन करता है। द एसपीसी में ऑल्सो यूज द फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम PRTS फॉर डिजिटल वेरिफिकेशन, यानी कि एसपीसी डिजिटल सत्यापन के लिए फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन और ट्रैकिंग सिस्टम यानी कि PRTS का भी उपयोग कर सकता है। स्क्रूटिनी और वेरिफिकेशन होने के बाद आता है एंट्री इन द रजिस्टर, यानी कि रजिस्टर में प्रविष्ट। जैसे कि इफ सेटिस्फाइड द एप्लीकेंट्स नेम इज एंटर्ड इनटू द स्टेट्स ऑफिशियल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट्स, यानी कि यदि संतुष्ट हो तो आवेदक का नाम राज्य के फार्मासिस्टों के आधिकारिक रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। रजिस्टर में एंट्री होने के बाद की प्रोसेस होती है इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट एंड आईडी, यानी कि प्रमाण पत्र और आईडी जारी करना। जैसे कि द एसपीसी इशूज अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड एन आइडेंटिटी कार्ड टू द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, यानी कि एसपीसी पंजीकृत फार्मासिस्ट को रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र और एक पहचान पत्र जारी करता है। ये तो हो गई रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस। अब इसके बाद देखते हैं मेंटेनेंस एंड रिन्यूअल, यानी कि रखरखाव और नवीनीकरण। जैसे कि द रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन इज डन आफ्टर द डेट ऑफ वैलिडिटी ऑफ फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन इज ओवर, यानी कि फार्मासिस्ट पंजीकरण की वैधता की तिथि समाप्त होने के बाद पंजीकरण का नवीनीकरण किया जाता है। When registered first time, it is continued till 31st December of the year of renewal, यानी कि पहली बार पंजीकरण कराने पर नवीनीकरण के वर्ष 31 दिसंबर तक इसे जारी रखा जाता है। After that, the registered pharmacist should annually renew registration to retain the name in register of pharmacist, यानी कि उसके बाद पंजीकृत फार्मासिस्ट को फार्मासिस्ट के रजिस्टर में नाम बनाए रखने के लिए सालाना पंजीकरण का नवीनीकरण कराना होगा। फेलर टू रिन्यू मे लीड टू द रिमूवल ऑफ द नेम फ्रॉम द रजिस्टर, यानी कि नवीनीकरण न करने पर नाम रजिस्टर से हटाया जा सकता है। ये तो है रिन्यूअल की प्रक्रिया। अब देखते हैं रिमूवल फ्रॉम रजिस्टर, यानी कि रजिस्टर से नाम हटाना। जैसे कि द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द एसपीसी कैन ऑर्डर द रिमूवल ऑफ ए फार्मासिस्ट्स नेम फ्रॉम द रजिस्टर इन केसेस ऑफ मिसकंडक्ट और कन्विक्शन ऑफ ए प्रोफेशनल ऑफेंस आफ्टर ड्यू प्रोसेस, यानी कि एसपीसी की एग्जीक्यूटिव कमेटी गलत व्यवहार या प्रोफेशनल अपराध में दोषी पाए जाने पर सही प्रक्रिया के बाद फार्मासिस्ट का नाम रजिस्टर से हटाने का आदेश दे सकती है। इसीलिए कहते हैं सही रूल से काम करना चाहिए।
गाइस ये हमने समझ लिया कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट क्या होता है, रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस क्या होती है, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं, इसमें रिन्यूअल और रिमूवल का हमने दोनों प्रक्रिया देख ली है कि रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी खत्म होने के बाद हमें इसको रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। और इसमें हमने ये भी देखा कि अगर जो हम सही से रूल फॉलो नहीं करते हैं तो एसपीसी द्वारा हमारा रजिस्ट्रेशन में से नाम हटा दिया जाएगा, हमारा रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया जाएगा। अब लास्ट में हम देख लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन का महत्व क्या होता है। जैसे कि ओनली अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इज लीगली ऑथराइज्ड टू कंपाउंड, प्रिपेयर, मिक्स और डिस्पेंस मेडिसिन्स ऑन द प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, यानी कि केवल एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही कानूनी तौर पर मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन पर दवाएं बनाने, तैयार करने, मिलाने या देने के लिए अधिकृत है। अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल्स परफॉर्मिंग दीज टास्क आर लायबल फॉर पेनल्टीज, यानी कि जो लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं और ये काम करते हैं उन पर जुर्माना लग सकता है। द रजिस्ट्रेशन इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ, यानी कि रजिस्ट्रेशन सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में जवाबदेही और प्रोफेशनल प्रैक्टिस सुनिश्चित करता है। गाइस ये होगा इसका महत्व यानी कि सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी लॉ, यानी कि इसमें हम फार्मेसी कानून के इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। फार्मेसी लॉ के हिस्ट्री से पहले हम समझेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, यानी कि फार्मेसी का इतिहास। जैसे कि सिंस एंशिएंट टाइम्स मैनकाइंड हैज बीन डिपेंडेंट ऑन मेडिसिन्स ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस ह्यूमन डिसीज, यानी कि प्राचीन काल से ही मानव जाति विभिन्न मानव रोगों के उपचार के लिए पौधों से प्राप्त औषधियों पर निर्भर रही है। अपार्ट फ्रॉम आवर ओन सिविलाइजेशंस, द चाइनीज, ग्रीक, अरब एंड तिब्बतन सिविलाइजेशंस हैव मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द नॉलेज ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, यानी कि हमारी अपनी सभ्यता के अलावा चाइनीज, ग्रीक, अरब और तिब्बती सभ्यताओं ने औषधीय पौधों के ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डिसीजेज ट्रीटेड बाय प्लांट्स कैन बी क्योर्ड इफेक्टिवली इवन टुडे, यानी कि पौधों द्वारा रोगों को आज भी प्रभावी ढंग से ठीक किया जा सकता है। A book named चरक संहिता may be written about many such plants that they are used in diseases. चरक संहिता नाम की एक किताब कई ऐसे पौधों के बारे में लिखी गई है जिनका इस्तेमाल बीमारियों में किया जाता है। इन टूडेज टाइम इट इज फेमस एज आयुर्वेदा, आज के समय में यह किताब आयुर्वेद के नाम से प्रसिद्ध है। मैनी पीपल स्टिल कंसिडर्ड इट टू बी द बेस्ट हीलिंग डेट, यानी कि बहुत से लोग अभी भी इसे सबसे अच्छी चिकित्सा तिथि मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when the throat is bad we use honey, ginger and cloves and we also get benefits, यानी कि उदाहरण के लिए जब गला खराब होता है तो हम शहद, अदरक और लौंग का प्रयोग करते हैं और हमें इससे लाभ भी मिलता है। This means that plants have the power to fight diseases and there are some molecules that can cure the disease. इसका मतलब है कि पौधों में रोगों से लड़ने की शक्ति होती है और कुछ अणु ऐसे होते हैं जो रोग को ठीक कर सकते हैं। They are used in today's times by separating the molecules and making their medicines which we name allopathy, यानी कि इनका उपयोग आज के समय में अणुओं को अलग करके और उनकी दवा बनाकर किया जाता है जिसे हम एलोपैथी कहते हैं। In our country, Ayurveda, the ancient science of life based on Tridosa theory of Vata means wind, Pitta means bile and Kapha means phlegm is practiced from time immemorial, यानी कि हमारे देश में वात यानी कि वायु, पित्त और कफ के त्रिदोष सिद्धांत पर आधारित आयुर्वेद जीवन का प्राचीन विज्ञान अनादि काल से प्रचलित है। इन एंशिएंट डेज द मेडिकल केयर वॉज इन द एबल हैंड्स ऑफ महर्षिज एंड वेद्स हु हैड ए स्पेशल स्टेटस इन द सोसाइटी, यानी कि प्राचीन काल में चिकित्सा देखभाल महर्षियों और वेदों के सक्षम हाथों में होती थी जिन्हें समाज में एक विशेष दर्जा प्राप्त था। There was also the सिद्धा medicines mainly practiced in southern regions of the country. मुख्य रूप से देश के दक्षिणी क्षेत्रों में प्रचलित सिद्ध औषधि भी थी। With the advent of Mughal rulers, especially Babur, there came in a new system of medicines practiced by Hakims called as Unani system of medicines, which got patronage during the rule of Shahjahan and Aurangzeb. यानी कि मुगल शासकों ने विशेष रूप से बाबर के आगमन के साथ हकीमों द्वारा प्रचलित चिकित्सा की एक नई प्रणाली का प्रयोग चलन में आया जिसे यूनानी चिकित्सा पद्धति कहा जाता है, जिसे शाहजहां और औरंगजेब के शासन के दौरान संरक्षण मिला। ब्रिटिश रूल इन 19th century the Indian populations was first introduced the allopathic system of medicines more commonly known as विलायती medicines, यानी कि 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय आबादी को सबसे पहले एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली से परिचित कराया गया था जिसे आमतौर पर विलायती दवाओं के रूप में जाना जाता है।
The modern system of medicines was introduced in India by the Dutch, the French, the Portuguese and East India trading companies and the missionaries from European countries. यानी कि भारत में चिकित्सा की आधुनिक प्रणाली डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और पूर्वी भारत की व्यापारिक कंपनियों और यूरोपीय देशों की मिशनरियों द्वारा पेश की गई थी। गाइस, ये तो हो गई हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। अब हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ ड्रग लेजिस्लेशंस एंड फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में औषधि विधान और फार्मेसी व्यवसाय का इतिहास। जैसे कि ड्यूरिंग 1920 to 1930 देयर वर नंबर ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ हार्मफुल सब्स्टिट्यूट्स एंड एडल्ट्रेंट्स बीइंग मार्केटेड इन प्लेस ऑफ जेन्युइन ड्रग्स एंड टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ सच ड्रग्स वर पब्लिश्ड इन इंडियन प्रेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि 1920 से 1930 के दौरान वास्तविक दवाओं के स्थान पर हानिकारक विकल्प और मिलावट के विपणन की कई रिपोर्ट थी और ऐसी दवाओं के जहरीले प्रभाव समय समय पर भारतीय प्रेस में प्रकाशित होते थे। On 11th August 1930, Drugs Inquiry Committee means DEC was constituted under the chairmanship of Colonel R.N. Chopra, which was a historic development in India. यानी कि 11 अगस्त 1930 को कर्नल आर.एन. चोपड़ा की अध्यक्षता में औषधि की जांच समिति यानी कि DEC का गठन किया गया, जो भारत में एक ऐतिहासिक घटना थी। बिगिनिंग ऑफ न्यू इरा ऑफ ड्रग लेजिस्लेशन इन आवर कंट्री, यानी कि हमारे देश में ड्रग कानून के नए युग की शुरुआत हुई थी। Prior to the constitution of this committee, there was no significant piece of legislation regulating the import, manufacture, sale and distribution of medicines. यानी कि इस समिति के गठन से पहले दवा के आयात, निर्माण, बिक्री और वितरण को नियंत्रित करने वाला कोई महत्वपूर्ण कानून नहीं था। No act was in fashion prescribing qualification of a pharmacist and there was no systematic procedure adopted for registration as pharmacist. यानी कि फार्मासिस्ट की योग्यता निर्धारण करने वाला कोई अधिनियम फैशन में नहीं था और फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण के लिए कोई व्यवस्थित प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी। गाइस, ये हो गया हमारा हिस्ट्री ऑफ ड्रग लेजिस्लेशंस एंड फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया। अब हम इसमें देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेजिस्लेटिव। इसमें हम उन विधानों का उद्देश्य समझेंगे जो DEC बनने के बाद आए थे, यानी कि विधानों का उद्देश्य, जैसे कि to promote the health care system by regulating the manufacture and supply of good quality drugs, यानी कि अच्छी गुणवत्ता वाली दवाओं के निर्माण और आपूर्ति को विनियमित करके स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को बढ़ावा देना। नेक्स्ट इज टू रेगुलेट द प्रोफेशन एंड बिजनेस ऑफ फार्मेसी, यानी कि फार्मेसी के पेशे और व्यवसाय को विनियमित करने के लिए। नेक्स्ट इज to safeguard the public from such advertisements of drugs that makes false claim for the drug or gives the misleading information about the drug, यानी कि जनता को दवाओं के ऐसे विज्ञापनों से बचाने के लिए जो दवा के लिए झूठा दावा करते हैं या दवा के बारे में भ्रामक जानकारी देते हैं। नेक्स्ट इज टू प्रमोट द इंडिजिनस रिसर्च टेक्नोलॉजी, यानी कि स्वदेशी अनुसंधान प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। गाइज, ये हो गई विधानों के उद्देश्य। गाइज, ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, जो कि था राइट अबाउट हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी लॉ इन डिटेल। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फार्मास्यूटिकल विधान के कार्यक्षेत्र पर एक नोट लिखें। देखते हैं स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन, यानी कि औषधि विधान का कार्यक्षेत्र या औषधि संबंधी कानून का दायरा। इसमें पहले नंबर पर है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, यानी कि औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940। As per the approvals of DEC to control the import, manufacture, distribution and sale of drugs and cosmetics, Drugs and Cosmetics Act 1940 came into existence, यानी कि दवाओं और सौंदर्य प्रसाधन के आयात, निर्माण, वितरण और बिक्री को नियंत्रित करने के लिए DEC की मंजूरी के अनुसार औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 अस्तित्व में आया। इसमें जो DEC है उसका मतलब होता है ड्रग इंक्वायरी कमेटी, यानी कि औषधि जांच समिति। नेक्स्ट देखते हैं द फार्मेसी एक्ट 1948, यानी कि फार्मेसी अधिनियम 1948। द फार्मेसी एक्ट 1948 केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द ऑब्जेक्टिव टू रेगुलेट द प्रोफेशन एंड बिजनेस ऑफ फार्मेसी, यानी कि फार्मेसी अधिनियम 1948 फार्मेसी के पेशे और व्यवसाय को विनियमित करने के उद्देश्य से अस्तित्व में आया यानी कि लागू हुआ। नेक्स्ट इज ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडी ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954, यानी कि दवाओं और जादुई उपचार जो कि आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 है।
The uncontrolled and unrestricted advertisements related to drugs and medicines were freely published, making obscene, false and exaggerated claims for their medicines। यानी कि दवाओं और दवाओं से संबंधित अनियंत्रित और प्रतिबंधित विज्ञापनों को उनकी दवाओं के लिए अश्लील, झूठे और अतिरंजित दावे करते हुए स्वतंत्र रूप से प्रकाशित किया गया था। एग्जैजरेटेड क्लेम्स यानी कि बड़ा चढ़ाकर किसी चीज के बारे में बताना, यानी कि वो असलियत में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन उसके बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताना होता है, तो वो होता है एग्जैजरेटेड, जो कि बिल्कुल गलत है। Hence, Drugs and Magic Remedy Objectionable Advertisement Acts 1954 came into existence with the objective to control and prohibited such advertisements of drugs। यानी कि दवाओं और जादुई उपचार, जो कि आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 है, इसे दवाओं के ऐसे विज्ञापनों को नियंत्रित करने और प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से अस्तित्व में लाया गया, जो लोगों को भ्रम में डालते और गलत जानकारी देते हैं, जिसके फलस्वरूप लोग ऐसी चीजें खरीदते हैं और नुकसान उठाते हैं। इसका एग्जाम्पल अभी आपने देखा होगा कि फेयर एंड लवली आती थी क्रीम, अब उसको ग्लो एंड लवली कर दिया गया है, क्योंकि उसमें ये दावा किया जाता था कि ये रंग को फेयर कर देती है, गोरा कर देती है, जिसमें कि ऐसा कुछ नहीं था। नेक्स्ट इज मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट 1955, यानी कि औषधीय और शौचालय तैयारी अधिनियम 1955 टू प्रोवाइड फॉर द लेवी एंड यूनिफॉर्म कलेक्शन ऑफ ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस। मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट 1955 केम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी कि औषधीय और शौचालय की तैयारी पर उत्पाद शुल्क के आरोपण और एक समान संग्रह के लिए औषधीय और शौचालय तैयारी अधिनियम 1955 अस्तित्व में आया। मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्साइज ड्यूटी एक्ट 1955 एक भारतीय केंद्रीय कानून है, जिसे कुछ खास प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी लगाने और इकट्ठा करने के लिए बनाया गया है। इसका मुख्य मकसद अल्कोहल या नशीली दवाओं जैसे अफीम, भारतीय भांग वाले दवा टॉयलेट आइटम के निर्माण, बिक्री और स्टोरेज को रेगुलेट करना है, ताकि इनका गलत इस्तेमाल रोका जा सके और पूरे देश में एक जैसा टैक्स सिस्टम लागू हो सके। इसने बॉन्डेड फैक्ट्रियों जिन पर ड्यूटी नहीं लगी है और नॉन बॉन्डेड फैक्ट्रियों जिन पर ड्यूटी लगी है, दोनों के लिए लाइसेंसिंग के नियम बनाए, अल्कोहल के प्रकारों में फर्क बताया और अधिकारियों की शक्तियों का विस्तार में वर्णन किया, जिससे पूरे भारत में इन ड्यूटी लगने वाले सामानों को कंट्रोल करने के लिए एक ढांचा तैयार हुआ। नेक्स्ट इज ड्रग्स एंड प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1970, यानी कि औषधि और मूल्य नियंत्रण आदेश 1970। ड्रग्स एंड प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1970 केम इनटू एग्जिस्टेंस टू फिक्स द मैक्सिमम सेल प्राइस ऑफ बल्क ड्रग्स एंड टू फिक्स द रिटेल सेल प्राइस ऑफ द फॉर्मुलेशंस इन ऑर्डर टू अवॉइड द ह्यूज प्रॉफिटिंग इन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि औषधि और मूल्य नियंत्रण आदेश 1970 थोक दवाओं की अधिकतम बिक्री मूल्य तय करने और दवा निर्माण और वितरण में भारी मुनाफाखोरी से बचने के लिए फॉर्मुलेशन के खुदरा बिक्री मूल्य को तय करने के लिए अस्तित्व में आया था। द प्राइजेस ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स वर ब्रॉट अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों को सरकार के सीधे नियंत्रण में लाया गया। नेक्स्ट इज द इंडियन पेटेंट्स एक्ट 1970, यानी कि भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970। The process patent given by the Indian Patent Act 1970 gave impetus to the pharmaceutical industry in India, यानी कि भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 द्वारा दिए गए प्रक्रिया पेटेंट ने भारत में दवा उद्योग को गति दी। India became self-sufficient and the cheapest producers of the drugs in the ensuing period, taking full advantage of processing patenting, यानी कि पेटेंटिंग प्रक्रिया का पूरा लाभ उठाते हुए भारत आगामी अवधि में आत्मनिर्भर और दवाओं का सबसे सस्ता उत्पादक बन गया। नेक्स्ट इज नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, यानी कि सुहापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985। To protect society from the dangers of addictive drugs, the Parliament enacted Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act 1985, यानी कि समाज को नशे की लत के खतरे से बचाने के लिए संसद ने सुवापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 अधिनियमित किया।
This act came into existence to control the various operations relating to the narcotic drugs and psychotropic substances. यह अधिनियम मादक दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों से संबंधित विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करने के लिए अस्तित्व में आया। नार्कोटिक्स दवाएं यानी कि नशीले पदार्थ। गाइज ये सभी एक्ट्स आज हमने बेसिकली पढ़े हैं कि बेसिक इनमें क्या क्या होता है। मैं आशा करता हूँ इन एक्ट्स को पढ़कर आपको ये तो समझ में आ गया हो कि किस एक्ट्स में क्या जानकारी है या कौन सा एक्ट किस चीज के लिए बना है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। व्हाट इज ड्रग इंक्वायरी कमेटी 1930 यानी कि औषधि जांच समिति 1930 क्या है। इट वॉज कंस्टिट्यूटेड इन 1930 R.N. Chopra as chairman, Sri C. Govindan Nayyar as secretary and Dr. B. Mukherjee as assistant secretary were the main person who made these। यानी कि इसका गठन 1930 में किया गया था। R.N. चोपड़ा अध्यक्ष के रूप में, श्री सी गोविंदन नायर सचिव के रूप में और डॉक्टर बी मुखर्जी सहायक सचिव के रूप में इन्हें बनाने वाले मुख्य व्यक्ति थे। The other three members of the committee were Father J.F. Kais, Mr. H. Cooper and मौलवी अब्दुल मतीन चौधरी। समिति के अन्य 3 सदस्य थे जिसमें फादर J.F. Kais, श्री एच कूपर और मौलवी अब्दुल मतीन चौधरी थे। The committee did splendid service to the cause of pharmacy profession in the country। समिति ने देश में फार्मेसी पेशे के लिए शानदार सेवा की। द कमिटी विजिटेड मैनी प्लेसेस इन द कंट्री एंड इंटरेक्टेड विद द डॉक्टर्स एंड अदर प्रोफेशनल ऑन द मैटर्स पर्टेनिंग टू हेल्थ केयर सिस्टम इन कंट्री, क्वालिटी ऑफ मेडिसिन्स अवेलेबल एंड मैनी मोर। समिति ने देश में कई स्थानों का दौरा किया और देश में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, उपलब्ध दवाओं की गुणवत्ता और कई अन्य मामलों पर डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के साथ बातचीत की। The Drugs Inquiry Committee DEC, also known as the Chopra Committee, was a pivotal Indian government body formed in 1930 under Colonel R.N. Chopra to investigate substandard drugs pharmacy practices and the lack of drug legislation in India, leading to foundational recommendations that spurred the creation of the Drugs and Cosmetics Act of 1940 and established drug control system to ensure safe and quality medicines। यानी कि ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी, जिसे हम DEC भी बोलते हैं, जिसे चोपड़ा कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, 1930 में कर्नल R.N. चोपड़ा के नेतृत्व में बनाई गई एक महत्वपूर्ण भारतीय सरकारी संस्था थी। इसका मकसद घटिया दवाओं, फार्मेसी के तरीकों और भारत में दवा कानूनों की कमी जांच करना था। इसकी सिफारिशों के आधार पर ही 1940 का ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट बना और सुरक्षित और अच्छी क्वालिटी की दवाएं सुनिश्चित करने के लिए दवा नियंत्रण प्रणालियां स्थापित की गई। But it was a historical body, not an active ongoing committee today। Instead, bodies like the Central Drugs Standard Control Organization CDSCO and Indian Pharmacopoeia Commission IPC manage drug regulations now। यानी कि यह एक ऐतिहासिक संस्था थी, आज यह कोई सक्रिय चालू कमेटी नहीं है। इसके बजाय अब सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन मींस CDSCO और इंडियन फार्माकोपिया कमीशन मींस IPC जैसी संस्थाएं ड्रग रेगुलेशंस का काम संभालती हैं। इस टॉपिक में यही नॉलेज थी कि ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी क्या होती है और किसने उसे बनाया, और अब ये एक्टिव नहीं है, ये भी आपको पता चल गया है। इसकी जगह बाकी कंपनियां काम कर रही हैं। मैं आशा करता हूँ इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। गिव द रिकमेंडेशंस ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमेटी, यानी कि औषधि जांच समिति की अनुशंसाएं दीजिए, या हम बोल सकते हैं औषधि जांच समिति की सिफारिशें बताइए। द इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर द कमेटी वर, यानी कि इस समिति के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ शर्तें थी, जैसे कि टू स्टडी द डिटेल्स रिगार्डिंग द एक्सटेंट टू विच ड्रग्स एंड केमिकल्स ऑफ इम्प्योर क्वालिटी और डिफेक्टिव स्ट्रेंथ, पर्टिकुलरली दोज रिकॉग्नाइज्ड बाय द ब्रिटिश फार्माकोपिया आर इम्पोर्टेड, मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड इन ब्रिटिश इंडिया, एंड टू टेक नेसेसरी रिकमेंडेशंस फॉर कंट्रोलिंग सच एक्टिविटीज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। यानी कि अशुद्ध गुणवत्ता या दोषपूर्ण ताकत वाली दवाओं और रसायनों, जो कि विशेष रूप से ब्रिटिश फार्माकोपिया द्वारा मान्यता प्राप्त दवाओं और रसायनों को ब्रिटिश भारत में किस हद तक आयात, निर्मित या बेचा जाता है, जनता का इसके बारे में विवरण का अध्ययन करना और हित में ऐसी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक सिफारिशें करना था। To report how far and to what extent the above recommendations should be extended to medicinal preparations used in the indigenous systems of medicines, यानी कि यह रिपोर्ट करना कि उपरोक्त सिफारिशों को औषधियों की स्वदेशी प्रणालियों में उपयोग की जाने वाली औषधीय तैयारियों तक कितनी दूर तक और किस हद तक बढ़ाया जाना चाहिए।
to study and examine the necessity of legislations for restricting the profession of pharmacy to duly qualified persons and make recommendations to the effect। यानी कि इसमें फार्मेसी के पेशे को विधिवत योग्य व्यक्तियों तक सीमित करने के लिए कानून की आवश्यकता का अध्ययन और परीक्षण करना और उस आशय की सिफारिशें करना था। ये तीनों बातें तो हो गई कि समिति के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण शर्तें थी। अब देख लेते हैं कि समिति ने सरकार से क्या सिफारिशें की। यानी कि द कमिटी मेड फॉलोइंग रिकमेंडेशंस टू द गवर्नमेंट, यानी कि समिति ने सरकार को निम्नलिखित सिफारिशें की, जैसे कि देयर शुड बी लेजिस्लेशंस टू कंट्रोल ड्रग्स एंड अदर रेमेडीज वेदर बिलोंगिंग टू द बीपी और नॉट, यानी कि दवाओं और अन्य उपचारों को नियंत्रित करने के लिए कानून होना चाहिए, चाहे वे बीपी जैसी बीमारियों से संबंधित हो या नहीं। देयर कुड बी अनदर लॉ टू इंश्योर दैट ड्रग्स आर हैंडल्ड बाय क्वालिफाइड पर्सन्स एंड देयर कुड बी ए सिस्टमेटिक कोर्स इन फार्मेसी, यानी कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक और कानून हो सकता है कि दवाओं का प्रबंधन योग्य व्यक्तियों द्वारा किया जाए और फार्मेसी में एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम हो सकता है। इसी के बेसिस पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 आया था, जो कि ड्रग्स को इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल के लिए कंट्रोल करता है। A drug regulating authority at center and in provinces states be established, यानी कि केंद्र और प्रांतों या राज्यों में एक औषधि विनियमन प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। These should be drug or quality control laboratories established in provinces and also at the center. The effort should be made to publish Indian pharmacopoeia, यानी कि प्रांतों और केंद्र में भी औषधि या गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं स्थापित की जानी चाहिए और इंडियन फार्माकोपिया को प्रकाशित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। These recommendations addressed and rampant sale of substandard drugs and the lack of control over the pharmacy profession, paving the way for modern drug regulations in India, यानी कि इन सिफारिशों ने घटिया दवाओं की अंधाधुंध बिक्री और फार्मेसी पेशे पर नियंत्रण की कमी को दूर किया, जिससे भारत में आधुनिक दवा विनियमन का मार्ग प्रशस्त हुआ। गाइज, यही रिकमेंडेशंस थी ड्रग इंक्वायरी कमेटी की। मैं आशा करता हूँ इसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, यानी कि फार्मास्यूटिकल न्यायशास्त्र। जैसे कि फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द स्पेशलाइज्ड फील्ड स्टडिंग द लॉज, रेगुलेशंस एंड एथिकल प्रिंसिपल्स गवर्निंग द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी and the pharmaceutical industry, ensuring safe drug handling, manufacturing, distribution and dispensing to protect public health, covering acts like drug control, professional conduct and accountability for pharmacists and businesses। यानी कि फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है जो फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के कामकाज को कंट्रोल करने वाले कानूनों, नियमों और नैतिक सिद्धांतों की स्टडी करती है। यह पब्लिक हेल्थ की सुरक्षा के लिए सुरक्षित दवा हैंडलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पेंसिंग सुनिश्चित करती है, जिसमें ड्रग कंट्रोल, प्रोफेशनल कंडक्ट और फार्मासिस्टों और बिजनेस की जवाबदेही जैसे काम शामिल हैं। ये तो हो गया कि फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है। अब इसके की एस्पेक्ट्स देख लेते हैं, यानी कि इसके मुख्य पहलू क्या होते हैं। जैसे कि पहला होता है लीगल फ्रेमवर्क्स, यानी कि कानूनी ढांचा। कवर्स एक्ट्स, रूल्स एंड शेड्यूल्स लाइक इंडियाज फार्मेसी एक्ट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स दैट कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिसिन फ्रॉम प्रोडक्शन टू सेल, यानी कि इसमें ऐसे अधिनियम, नियम और शेड्यूल जैसे भारत का फार्मेसी अधिनियम, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक अधिनियम शामिल हैं, जो दवाओं के उत्पादन से लेकर बिक्री तक सभी पहलुओं को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल एथिक्स, यानी कि पेशेवर नैतिकता। जैसे कि defines the moral duties and standards pharmacist must uphold including patient confidentiality and quality care, यानी कि यह उन नैतिक कर्तव्यों और मानकों को परिभाषित करती है जिनका पालन फार्मासिस्टों को करना चाहिए, जिसमें रोगी की गोपनीयता और गुणवत्तापूर्ण देखभाल शामिल है। नेक्स्ट इज रेगुलेटरी बॉडीज, यानी कि नियामक निकाय। जैसे कि involves understanding bodies like the Pharmacy Council of India means PCI and their roles in education and professional standards, यानी कि इसमें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि PCI जैसे निकायों और शिक्षा और पेशेवर मानकों में उनकी भूमिका को समझना शामिल है। नेक्स्ट इज पब्लिक हेल्थ फोकस, यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पर ध्यान। जैसे कि aims to safeguard citizens by ensuring drug efficacy, preventing adulteration and promoting responsible healthcare, यानी कि इसका उद्देश्य दवाओं की प्रभावकारिता सुनिश्चित करके मिलावट को रोककर और जिम्मेदार स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देकर नागरिकों की सुरक्षा करना है। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जवाबदेही। जैसे कि एड्रेसेस लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, पेनल्टीज, लिटिगेशन फॉर वायलेशंस ऑफ फार्मास्यूटिकल लॉज, यानी कि यह फार्मास्यूटिकल कानूनों के उल्लंघन के लिए कानूनी परिणामों जैसे जुर्माना, मुकदमेबाजी को संबोधित करती है। गाइस, ये हो गए फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के की एस्पेक्ट्स, यानी कि मुख्य पहलू क्या क्या होते हैं।
अब इसमें हम देखेंगे व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट, यानी कि फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे कि फॉर फार्मासिस्ट्स, यानी कि फार्मासिस्टों के लिए, इसेंशियल फॉर कंप्लियांस अवॉइडिंग लीगल इश्यूज एंड मेंटेनिंग प्रोफेशनल इंटेग्रिटी, यानी कि यह अनुपालन कानूनी समस्याओं से बचने और पेशेवर ईमानदारी बनाए रखने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट इज फॉर द पब्लिक, यानी कि ये जनता के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। जैसे कि गारंटीज एक्सेस टू सेफ इफेक्टिव मेडिसिन एंड क्वालिटी फार्मास्यूटिकल केयर, यानी कि यह सुरक्षित प्रभावी दवाओं और गुणवत्तापूर्ण फार्मास्यूटिकल देखभाल तक पहुंच की गारंटी देता है। नेक्स्ट इज फॉर द इंडस्ट्री, यानी कि उद्योगों के लिए इसकी इंपोर्टेंस देखते हैं। जैसे कि प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर फॉर एथिकल ऑपरेशंस फ्रॉम ड्रग डेवलपमेंट टू पेशेंट डिलीवरी, यानी कि यह दवा विकास से लेकर रोगी तक दवा पहुंचाने तक नैतिक संचालन के लिए एक संरचना प्रदान करता है। गाइस, ये तो कंप्लीट हो गया हमारा फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, जिसमें कि हमने देखा कि फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, इसके हमने की एस्पेक्ट समझे कि मुख्य पहलू इसके क्या क्या होते हैं, और इसकी हमने इंपोर्टेंट भी समझी कि यह क्यों महत्वपूर्ण होता है। अब इसमें हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल लॉ, यानी कि इसमें हम फार्मास्यूटिकल कानून के सामान्य सिद्धांत को समझेंगे। जैसे कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल लॉ फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग पब्लिक हेल्थ बाय रेगुलेटिंग ड्रग क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी, इंश्योरिंग एथिकल कंडक्ट थ्रू लाइसेंसिंग एंड प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स and upholding patients' right via informed consent with core tenets like autonomy, beneficence, non-maleficence and justice guiding legislations and professional ethics for fair, safe access to medications। यानी कि फार्मास्यूटिकल कानून के सामान्य सिद्धांत दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता को नियंत्रित करके सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने, लाइसेंसिंग और अभ्यास मानकों के माध्यम से नैतिक आचरण सुनिश्चित करने और सूचित सहमति के माध्यम से रोगी अधिकारों को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसमें स्वायत्तता, परोपकार, गैर हानि और न्याय जैसे मुख्य सिद्धांत दवाओं तक निष्पक्ष सुरक्षित पहुंच के लिए कानून और पेशेवर नैतिकता का मार्गदर्शन करते हैं। की एरियाज इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पेंसिंग एंड मार्केटिंग कंट्रोल्स इन्फोर्स्ड बाय रेगुलेटरी बॉडीज एंड स्पेसिफाइड एक्ट्स लाइक द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स, यानी कि मुख्य क्षेत्रों में विनिर्माण, वितरण और विपणन नियंत्रण शामिल हैं, जिन्हें नियामक निकायों और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट जैसे विशिष्ट अधिनियमों द्वारा लागू किया जाता है। गाइस, ये तो डेफिनेशन हो गई जनरल प्रिंसिपल ऑफ फार्मास्यूटिकल लॉ की। अब इसमें देखेंगे कोर लीगल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स, यानी कि मुख्य कानूनी और नैतिक सिद्धांत क्या होते हैं। जैसे कि फर्स्ट इज पब्लिक सेफ्टी, यानी कि सार्वजनिक सुरक्षा। जैसे कि द प्राइमरी गोल इज सेफगार्डिंग पब्लिक हेल्थ थ्रू रिगरस कंट्रोल ओवर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड प्रैक्टिसेस, यानी कि प्राथमिक लक्ष्य फार्मास्यूटिकल उत्पादों और प्रथाओं पर कठोर नियंत्रण के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है। नेक्स्ट इज ऑटोनोमी, यानी कि स्वायत्तता। जैसे कि पेशेंट्स हैव द राइट टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट देयर ट्रीटमेंट रिक्वायरिंग फार्मासिस्ट्स टू ऑब्टेन कंसेंट एंड प्रोवाइड क्लियर इन्फॉर्मेशन, यानी कि रोगियों को अपने उपचार के बारे में सूचित निर्णय लेने का अधिकार है, जिसके लिए फार्मासिस्टों को सहमति प्राप्त करने और स्पष्ट जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट इज बेनिफिसेंस, यानी कि परोपकार। जैसे कि फार्मासिस्ट्स मस्ट एक्ट इन द पेशेंट्स बेस्ट इंटरेस्ट इंश्योरिंग दे रिसीव इफेक्टिव एंड सेफ मेडिकेशंस, यानी कि फार्मासिस्टों को रोगी के सर्वोत्तम हित में कार्य करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें प्रभावी और सुरक्षित दवाई मिले। नेक्स्ट इज नॉन मैलेफिसेंस, यानी कि गैर हानि, और हम बोल सकते हैं कि बिना नुकसान के। जैसे कि द ड्यूटी टू डू नॉट हार्म इन्वॉल्विंग चेकिंग फॉर इंट्रैक्शंस, एलर्जीज एंड करेक्ट डोसेजेस, यानी कि कोई नुकसान न करने का कर्तव्य जिसमें इंट्रैक्शन, एलर्जी और सही खुराक की जांच करना शामिल है। नेक्स्ट इज जस्टिस, यानी कि न्याय। जैसे कि फेयर एंड इक्विटेबल एक्सेस टू इसेंशियल मेडिसिन्स फॉर ऑल पेशेंट्स रिगार्डलेस ऑफ बैकग्राउंड, यानी कि किसी के बैकग्राउंड की परवाह किए बिना सभी रोगियों के लिए आवश्यक दवाओं तक निष्पक्ष और समान पहुंच होनी चाहिए। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जवाबदेही। जैसे कि फार्मासिस्ट्स आर लीगली एंड एथिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस एंड प्रोफेशनल कंडक्ट अपहोल्डिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, यानी कि फार्मासिस्ट अपने कार्यों और पेशेवर आचरण के लिए कानूनी और नैतिक रूप से जिम्मेदार है, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के मानकों को बनाए रखते हैं। ये हो गए फार्मास्यूटिकल लॉ के कोर लीगल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स। अब इसके की रेगुलेटरी एरियाज को देख लेते हैं, यानी कि इसके मुख्य नियामक क्षेत्र क्या हैं। जैसे कि फर्स्ट इज लाइसेंसिंग एंड कंट्रोल, यानी कि लाइसेंसिंग और नियंत्रण। गवर्निंग द एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशंस ऑफ फार्मेसीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड द लाइसेंसिंग ऑफ पर्सनल, यानी कि फार्मेसियों विनिर्माण इकाइयों की स्थापना और संचालन और कर्मियों के लाइसेंसिंग को नियंत्रित करना।
नेक्स्ट इज ड्रग अप्रूवल एंड क्वालिटी, यानी कि दवा अनुमोदन और गुणवत्ता, जैसे कि इंश्योरिंग ड्रग्स आर सेफ, इफेक्टिव एंड मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बिफोर एंड आफ्टर मार्केटिंग, यानी कि यह सुनिश्चित करना कि दवाएं विपणन से पहले और बाद में सुरक्षित, प्रभावी हों और गुणवत्ता मानकों को पूरा करें। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि विनिर्माण और वितरण, जैसे कि रेगुलेटिंग द प्रोडक्शन, इम्पोर्ट एंड सप्लाई चेन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, यानी कि फार्मास्यूटिकल्स के उत्पादन, आयात और आपूर्ति श्रृंखला को विनियमित करना। नेक्स्ट इज प्रेस्क्राइबिंग एंड डिस्पेंसिंग, यानी कि निर्धारित और वितरण करना, जैसे कि सेटिंग रूल्स फॉर प्रेस्क्रिप्शंस, हैंडलिंग एक्यूरेसी, ड्रग इंटरेक्शंस, चेक्स एंड कंट्रोल सब्सटेंसेज, यानी कि नुस्खे को संभालने, सटीकता, दवा इंटरेक्शन जांच और नियंत्रित पदार्थों के लिए नियम निर्धारित करना। नेक्स्ट इज लेबलिंग एंड मार्केटिंग, यानी कि लेबलिंग और विपणन, जैसे कि कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग ऑन ड्रग लेबल्स एंड प्रोमोशनल मटेरियल्स टू प्रिवेंट मिसलीडिंग क्लेम्स, यानी कि भ्रामक दावों को रोकने के लिए दवा लेबल और प्रचार सामग्री पर प्रदान की गई जानकारी को नियंत्रित करना। ये हो गई हमारी की रेगुलेटरी एरियाज। अब हम देख लेते हैं अंडरलाइंग लीगल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में अंतर्निहित कानूनी ढांचा। इसमें पहले नंबर पर आता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड डेमोक्रेसी, यानी कि संवैधानिकता और लोकतंत्र, जैसे कि लॉज आर स्टेब्लिश्ड विद इन ए डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क टू रिफ्लेक्ट सोसाइटल वैल्यूज एंड इंश्योर फेयरनेस, यानी कि सामाजिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करने और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर कानून स्थापित किए जाते हैं। फिर इसमें देखेंगे स्पेसिफिक एक्ट्स, यानी कि विशिष्ट अधिनियम, जैसे कि लॉज लाइक द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स, फार्मेसी एक्ट एंड नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट इम्प्लीमेंट दीज प्रिंसिपल्स, यानी कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, फार्मेसी एक्ट और नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंट एक्ट जैसे कानून इन सिद्धांतों को लागू करते हैं। ये होगा इंडिया के अंडरलाइंग लीगल फ्रेमवर्क। अब समझते हैं इंपोर्टेंस ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल लॉ, यानी कि फार्मास्यूटिकल कानून के सामान्य सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि फार्मास्यूटिकल लॉ क्रिएट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ब्लेंडिंग एथिकल ड्यूटीज विद लीगल मैंडेट्स टू इंश्योर मेडिकेशंस आर डेवलप्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड यूज्ड सेफली एंड इफेक्टिवली फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक हेल्थ, यानी कि फार्मास्यूटिकल कानून एक व्यापक ढांचा बनाता है जो नैतिक कर्तव्यों को कानूनी आदेशों के साथ मिलाकर यह सुनिश्चित करता है कि दवाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य के लाभ के लिए सुरक्षित और प्रभावी ढंग से विकसित, वितरित और उपयोग की जाएं। गाइस, ये हमारा दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है, जो कि था जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल लॉ। इसमें हमने समझा कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल लॉ क्या होता है, इसके कोर लीगल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स समझे, इसके की रेगुलेटरी एरियाज को समझा कि क्या क्या होते हैं, फिर हमने समझा कि इंडिया में अंडरलाइंग लीगल फ्रेमवर्क क्या क्या होते हैं, और फिर हमने इसकी इंपोर्टेंस को समझा। मैं ऐसा करता हूँ कि फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस और जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल लॉ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज एमसीक्यूज। क्वेश्चन फर्स्ट इज हु इज द फादर ऑफ मेडिसिन, यानी कि चिकित्सा के जनक कौन हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हिप्पोक्रेट्स। नेक्स्ट इज इन विच ईयर इंडियन फार्मास्यूटिकल सोसाइटी वॉज इस्टेब्लिश्ड, यानी कि भारतीय फार्मास्यूटिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1923, यानी कि 1923 में। नेक्स्ट इज हु इज द चेयरमैन ऑफ ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी मीन्स डीईसी, यानी कि ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी जिसको डीईसी बोलते हैं उसके अध्यक्ष कौन हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर एन चोपड़ा। नेक्स्ट इज व्हेन डिड द ओपियम एक्ट कम इनटू फोर्स, यानी कि अफीम अधिनियम कब लागू हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1857, यानी कि 1857 में। नेक्स्ट इज फार्मेसी एक्ट कम्स फ्रॉम, यानी कि फार्मेसी अधिनियम कब आया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1948, यानी कि 1948 में। नेक्स्ट इज द इंडियन पेटेंट एक्ट केम इन, यानी कि भारतीय पेटेंट अधिनियम किस वर्ष में आया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1970, यानी कि 1970 में। नेक्स्ट इज द फार्मेसी एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 4 मार्च डैश, यानी कि फार्मेसी अधिनियम 4 मार्च और किस वर्ष में लागू हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1948, यानी कि 4 मार्च 1948 में। गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।